हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रसव की प्रक्रिया के बारे में आपको समझाया। सबसे पहले हमने आपको बताया गर्भकाल या गर्भावधि काल। गर्भकाल या गर्भावधि काल के बारे में हमने आपको बताया कि स्तनधारियों के अंदर स्तनधारी मादाओं में निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवधि होती है वो गर्भावधि काल कहलाती है। मानव में गर्भावधि काल की अवधि 9 माह होती है या 38 सप्ताह होती है या 266 दिन होती है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी प्रसव पीड़ा के बारे में। जब महिलाओं में भ्रूण का पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उनकी गर्भाशय नाल के अंदर संकुचन होता है और गर्भाशय मुख क्या हो जाता है, खुल जाता है। इस दौरान उनके अंदर क्या होते हैं, प्रसव पीड़ा होती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रसव पीड़ा कहा जाता है। प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए महिलाओं को पीटोसिन या मिसप्रोस्टोल का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तीसरा बिंदु हमने आपसे बात की थी गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। मादाओं के अंदर गर्भ या अपरा से उत्पन्न जो संकेत होते हैं उनसे गर्भाशय में संकुचन होता है, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। और प्रसव कैसे होता है, हमने आपको बताया कि जब मादाओं के गर्भ या अपरा से उत्पन्न जो संकेत होते हैं, उन गर्भ के अंदर उत्पन्न जो अपरा से या गर्भ से जो संकेत उत्पन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन संकेतों के प्राप्त होने के पश्चात मादाओं में तंत्रिकाएं और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, प्रसव की क्रिया को पूरा करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। इस दौरान क्या है, मानव के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्राप्त उद्दीपन जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के नीचे स्थित चिकनी पेशियों को क्या करती है, उस चिकनी पेशियों को उत्तेजित करती है, जिसके फलस्वरूप चिकनी पेशियां भ्रूण को क्या है, पीछे से धक्का लगाती है, जिससे भ्रूण क्या है, गर्भाशय गुहा से गर्भाशय नाल और गर्भाशय नाल से योनि के माध्यम से क्या है, शिशु क्या है, बाहर आ जाता है, जिस क्रिया को हम प्रसव की क्रिया कहते हैं। और प्रसव की परिभाषा हमने दी थी कि नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रसव या पार्चुरेशन कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको दुग्ध स्रवण पर आपसे चर्चा की। आपको हमने बताया कि दुग्ध स्रवण कब होता है। मादा मानव में जब गर्भ का रोपण हो जाता है, ठीक है, तो गर्भ रोपण के लगभग 5वें सप्ताह से लेकर के प्रसव तक पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो दुग्ध संश्लेषण का कार्य करती है, तथा पश्चपाली के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो मादाओं के अंदर दुग्ध स्त्रवण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। हमने आपको बताया भ्रूण की जो आंवल कोशिकाएं होती है, उस भ्रूण की आंवल कोशिकाओं के द्वारा भी HCHT हार्मोन का स्रावन होता है, जो दुग्ध संश्लेषण और दुग्ध स्त्रवण की क्रिया में सहायक होता है। इसका पूरा नाम है ह्यूमन कार्टिकोसोमैटोमेमोट्रोपिन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि मादा के स्तनों से निकलने वाला हल्का पीला गाढ़े रंग का जो तरल पदार्थ होता है उसे कोलेस्ट्रम या कीस कहा जाता है। इस दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा और प्रोटीन की मात्रा सामान्य दूध के समान होती है। यह दूध शिशुओं के अंदर निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का कार्य करती है। मादाओं के दूध के अंदर IgA प्रतिरक्षा क्या है, पाई जाती है। अब आपको हम बता दें कि भाई दूध का स्त्रवण किस तरीके से कहां होता है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। और दूसरी प्रक्रिया है यहाँ पर शिशु के द्वारा स्तनपान कैसे किया जाता है,
ठीक है, इन दो बिंदुओं पर हम सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, क्लास आज की हमारी 12th है, लेसन नंबर यह है 34, जिसका नाम है मेंसुरल साइकिल इन ह्यूमन, मानव में आतव चक्र। ठीक है, मानव में आतव चक्र ये चैप्टर का नाम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि दूध का स्त्रवण मादाओं में, ठीक है, स्तनों के अंदर किस तरीके से होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए दुग्ध स्त्रवण किस प्रकार से होता है। ठीक है, दुग्ध स्त्रवण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लैक्टेशन क्या है, देखिए लैक्टेशन क्या है। देखिए मादाओं के अंदर ये क्या है, पसलियां होती हैं, पसलियों के ऊपर अंतरापरशु पेशियां पाई जाती है। ये अंतरापरशु पेशियां जिसको ICM के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्राकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल के ऊपर ये क्या पाई जाती है, कूपिका पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएं पाई जाती हैं। और ये कूपिकाएं जो होती हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से मादाओं के अंदर ये क्या होता है, चूचक होता है। ये चूचक कहलाएगा। और यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार से यहाँ पे उभार होता है, कलरफुल, रंजक युक्त, वर्णक युक्त, जिसे कहा जाता है चूचक परिवेश के नाम से इसे जाना जाता है। चूचक परिवेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम स्तन की संरचना पर बात नहीं करेंगे, केवल हम ये बताएंगे कि दूध का स्त्रवण कहाँ से कहाँ की ओर होता है। ठीक है, और किस तरीके से चूचक तक दूध का क्या होता है, स्त्रवण होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, दुग्ध का स्त्रवण यानी कि दूध जो होता है वो सबसे पहले कूपिकाओं से, दूध जो होता है वो कूपिकाओं से कहाँ जाता है, मादाओं के अंदर ये क्या है, जो ब्रेस्ट होती है। ठीक है, ठीक है, उस ब्रेस्ट पर क्या होती है, कूपिकाएं होती है। कूपिकाएं जब सक्रिय होती हैं तो यहाँ से कूपिकाओं से जो दूध होता है, कूपिकाओं से जो दूध होता है वो कहाँ पर आ जाता है, वाहिकाओं में आ जाता है। किस में आ जाता है, इन वाहिकाओं में आ जाता है। कूपिकाओं से दूध किस में आ जाता है, वाहिकाओं में आ जाता है, डक्ट्यूल्स के अंदर आ जाता है, डक्ट्यूल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, कूपिकाओं से दूध वाहिकाओं में आता है, और वाहिकाओं से जो दूध होता है, ठीक है, वाहिकाओं से जो दूध होता है वो किसके अंदर आ जाता है, स्तनपालियों के अंदर आ जाता है। ठीक है, किसके अंदर आ जाता है, स्तनपालियों के अंदर या स्तन वाहिनियों के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं मैमेरी डक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, मैमेरी डक्ट के अंदर आ जाता है। कूपिकाओं से दूध वाहिकाओं में आता है, वाहिकाओं से दूध स्तन वाहिनियों में आता है। ठीक है, और स्तन वाहिनियों से जो दूध होता है वो स्तन तंत्रिकाओं में आता है। स्तन वाहिनियों से दूध किस में आता है, स्तन तंत्रिकाओं में आ जाता है। किस में आ जाता है दूध, स्तन तंत्रिकाओं में आ जाता है। और स्तन तंत्रिकाओं से जो दूध होता है वो किसके अंदर आ जाता है, दुग्ध वाहिनियों में आ जाता है। किस में आ जाता है, दुग्ध वाहिनियों में आ जाता है, दुग्ध वाहिनियों में आ जाता है, जिसको मिल्क डक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दुग्ध वाहिनियों से जो दूध होता है, दुग्ध वाहिनियों से जो दूध होता है वो वक्षीय चूचकों में आ जाता है। किस में आ जाता है, वक्षीय चूचकों में आ जाता है। ये वक्षीय चूचक है, तो इस वक्षीय चूचक के अंदर दूध क्या है, आ जाता है। ठीक है, और वक्षीय चूचक से जो दूध होता है वो शिशु के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, किसके मुंह में आ जाता है, शिशु के मुंह में दूध क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। क्लियर बात है। तो आपने देखा कि दूध का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हो रहा है। कूपिकाओं से दूध जो होता है वो वाहिकाओं में आता है, वाहिकाओं से दूध स्तन वाहिनियों में आता है, स्तन वाहिनियों से दूध मैमेरी नर्व्स में आता है, जिसको बोलते हैं स्तन तंत्रिकाओं में आता है। स्तन तंत्रिकाओं से दूध दुग्ध वाहिनियों में आता है, दुग्ध वाहिनियों से दूध वक्षीय चूचकों में आता है, और वक्षीय चूचकों से दूध
शिशु के कहाँ आ जाता है, मुंह में आ जाता है। इस तरीके से दूध का स्थानांतरण कोशिकाओं से और शिशु तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिशु के द्वारा स्तनपान कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो शिशु स्तनपान की प्रक्रिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शिशु के स्तनपान की क्रिया के बारे में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा शिशु के स्तनपान की क्रिया। शिशु के स्तनपान की क्रिया। ठीक है, शिशु के स्तनपान की क्रिया पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, जैसे ही शिशु अपनी माँ के चूचक को मुंह में लेता है, जब कोई शिशु, ठीक है, अपनी माँ के चूचक को, ठीक है, माँ के चूचक को किस में लेता है, चूचक को जैसे ही क्या है मुंह में लेता है, और मुंह में लेने के बाद उस चूचक को क्या करता है, वो सकिंग करता है। ठीक है, अर्थात उस स्तन को क्या करता है, चूसता है। तो जैसे ही शिशु स्तन को क्या करता है, स्तन को क्या करता है, मुंह में लेकर के क्या करता है, चूसता है। ठीक है, जैसे ही शिशु स्तन को या चूचक को मुंह में लेकर के चूसता है, तो चूसने के बाद, चूसने पर क्या होता है, मादाओं के शरीर के अंदर, मादाओं में संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, मादाओं से जो संवेदी आवेग होते हैं, मादाओं से संवेदी आवेग जो होते हैं, वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि तक पहुंचते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि तक पहुंचते हैं, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से ये उद्दीपन कहां पर पहुंचते हैं, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचते हैं। किसके पास पहुंचते हैं, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंच जाते हैं। पीयूष ग्रंथि से ये उद्दीपन जो होते हैं वो कहां पर पहुंचते हैं, पीयूष ग्रंथि से जैसे ही उद्दीपन पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा कौन सा हार्मोन का श्रावण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता है, श्रावण होता है। यह ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, यह रक्त के माध्यम से, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रक्त के माध्यम से कहां पर पहुंच जाता है, स्तनों तक क्या है, पहुंच जाता है। रक्त के माध्यम से कहां तक पहुंच जाता है, स्तनों तक क्या है, पहुंच जाता है। और जब ये स्तनों तक पहुंच जाता है, तो स्तनों में उपस्थित जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। स्तन ग्रंथि क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, और स्तन ग्रंथियां जब सक्रिय हो जाती है, ठीक है, स्तनों में उपस्थित जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और स्तनों में उपस्थित स्तन ग्रंथियां जब सक्रिय हो जाती हैं, तो पेशी उपकला की जो कोशिका होती है, पेशी उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, संकुचित होती है। पेशी उपकला की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती है। और पेशी उपकला की कोशिकाएं संकुचित होने पर दुग्ध का क्या है, दूध का क्या होता है, स्राव होता है। दुग्ध का क्या होता है, श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, दुग्ध का क्या होता है, श्रावण होता है। और नवजात शिशु के मुंह में क्या आ जाता है, नवजात शिशु के द्वारा दूध क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। नवजात शिशु के द्वारा दूध क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये है स्तनपान की क्रिया। ठीक है, देखिए एक बार फिर हम स्तनपान की क्रिया को समझा रहे हैं। जैसे ही शिशु, देखिए शिशु के स्तनपान की क्रिया बता रहे हैं। शिशु अपने माँ के चूचक को, ठीक है, मुंह में लेता है, अर्थात वो स्तन को क्या करता है, चूसता है। जैसे ही शिशु स्तन को चूसता है, तो मादा के शरीर में उपस्थित संवेदी आवेग जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि तक पहुंचते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से उद्दीपन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से उद्दीपन कहां पर पहुंचते हैं, पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त के माध्यम से कहां पर पहुंच जाता है, स्तनों तक पहुंच जाता है। स्तनों में उपस्थित जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या है, स्तन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है।
और स्तन ग्रंथियों के सक्रिय होने पर स्तनों में उपस्थित पेशी उपकला कोशिकाएं संकुचित होती है और पेशी उपकला कोशिकाओं के संकुचित होने पर दुग्ध का क्या होता है, स्रावण होता है। और दुग्ध के स्रावण से, ठीक है, दुग्ध स्रावण होने पर नवजात शिशु द्वारा उस दूध को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो दूध का स्रावण हमने आपको बता दिया है कि दुग्ध का स्रावण, ठीक है, मादाओं के शरीर में कहां से कहां होता है। और दूसरा मैंने शिशु के स्तनपान की क्रिया पर आपसे चर्चा करी। देखिए, हम आपको बता दूं, शिशु के अंदर स्तनपान की जो क्रिया होती है वो प्रतिबंधित प्रतिवर्त की क्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। प्रतिबंधित प्रतिवर्त की क्रिया के द्वारा स्तनपान की क्रिया या दुग्ध स्त्रवण की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। स्तनपान या दुग्ध स्त्रवण की जो क्रिया होती है उसमें क्या है कि एक तो क्या है, चूसक तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं, ये भी दूध स्त्रवण और दुग्ध माता के द्वारा स्तनपान कराने की क्रिया में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए, इसी के साथ दुग्ध स्त्रवण की क्रिया पर हमने आपसे चर्चा कर लिया है। शिशु के द्वारा स्तनपान कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर लिया। देखिए, इसी के साथ मादाओं में आतव चक्र का चैप्टर है वो पूरा हुआ, जिसमें हमने आतव चक्र कैसे होता है, ठीक है, आतव चक्र जो होता है उसकी प्रवस्थाओं पर आपसे चर्चा कर ली, प्रसव पर आपसे चर्चा कर ली और दुग्ध स्त्रवण के बारे में भी आपसे चर्चा कर ली। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस संबंध में आप हमें व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजकर लिख सकते हैं, ठीक है, और आपका जो भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये हमारी एम्ब्रियोलॉजी का अंतिम चैप्टर था, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी ये 5 नंबर की थी पहले बोर्ड के अनुसार, ठीक है, तो ये एम्ब्रियोलॉजी हमारी समाप्त हो गई है। देखिए, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो प्लांट फिजियोलॉजी पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर, प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर है लेसन नंबर 10, उस पर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पाठ में से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए उस पाठ पर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। Till then, take care by Corona, be safe, be happy. Thanks very much.